हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेन 2 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस की। पिछली वीडियो में हमने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को सोल्व किया था और लेवल देखा था कि शिफ्ट 1 में फिजिक्स का लेवल क्या था। अगर मैं शिफ्ट 1 के लेवल की बात करूं तो शिफ्ट 1 में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में से। और शिफ्ट 2 को देखते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका लेवल क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहाँ से है? द इजिएस्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से। तो देखो क्या किया मैंने आपको। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/μ0/ε0 वेयर μ0 इज परमिएबिलिटी, ε0 इज परमिटिविटी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अगर फिजिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो शायद आपको याद होगा, C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू ε0, वेयर C क्या होता है? C इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है तो 1/μ0/ε0 किसके बराबर होगा? c² के। C यानी स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? L1 t-1, उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? L2 t-2। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और अगर आप लोग यहाँ पर μ0 की डायमेंशन को इंसर्ट करवाओगे, ε0 की डायमेंशन को इंसर्ट करवाओगे तो क्वेश्चन आपका लंबा होगा, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो क्वेश्चन मोशन से आपके पास क्या गिवन है? अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर का। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, उसका सेंटर आपको गिवन है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आपको गिवन है रेडियस 1 मीटर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, देखो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए एंड ए टू बी बैक। ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, ए से वापस बी जा रहा है, कहीं से कहीं जाए, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट कहाँ है? बी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डायमीटर। डायमीटर कितना होगा? 1 मीटर, 2 मीटर सॉरी, क्योंकि रेडियस आपका 1 मीटर है। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो आपका आना चाहिए 2 मीटर। आधा क्वेश्चन तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कहाँ गिवन है? डिस्प्लेसमेंट 4 पाई नहीं, डिस्प्लेसमेंट 5 पाई नहीं, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करता हूँ मैं। डिस्टेंस के लिए उसने क्या कहा है कि पार्टिकल ए से चला बी पर, ए से गया बी पर, बी से गया ए, ए से वापस बी, ए से बी, बी से ए, यहाँ तक उसने कवर किया 1 रेवोल्यूशन पूरा। ठीक है, उसके बाद ए से वापस बी पे गया और बी से वापस ए पर आया, यानी उसने पूरे के पूरे 2 रेप्स यानी 2 रेवोल्यूशंस पूरे किए। 2 रेवोल्यूशन पूरे किए तो 2 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा? 2 इंटू 2 पाई आर, आर आपका 1, तो आपका डिस्टेंस आना चाहिए 4 पाई मीटर में। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? ये रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सिंपल स्वीट क्वेश्चन। इसकी बात कर लेते हैं। आरबीडी का क्वेश्चन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। गिवन क्या आपको? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट पॉइंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, यानी प्लेन ऑफ रिंग्स। देखिए कैसे क्या बात हो रही है यहाँ पर। आपके पास कुछ ऐसी रिंग है, ये रिंग का सेंटर,
ये रिंग की रेडियस। ओके, रिंग का मास आपके पास गिवन है m, रिंग का रेडियस आपके पास गिवन है r। ओके, आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट पॉइंट, यानी टेंजेंट पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मान लो ये टेंजेंट पॉइंट है, कहीं भी एज्यूम कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल ये एज्यूम करता हूँ। और वहाँ से आपकी एक एक्सिस पास हो रही है, और एक्सिस की कंडीशन क्या है कि वो प्लेन ऑफ द रिंग से पास हो रही है, यानी रिंग का ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती तो ऊपर की तरफ जाती। अब प्लेन में ही है तो कुछ इस तरह से एक्सिस जा रही होगी, आपको इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ थ्योरम वगैरह अप्लाई करनी होगी, बट मुझे ये पता है कि जब कोई भी रिंग उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो और वो एक्सिस रिंग के प्लेन में से पास हो रही हो, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। ठीक है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देन यू कैन यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड करनी है और लगाओगे तो इट विल बी इक्वल टू दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में ऑब्जेक्ट का मास, तो आपका आंसर आएगा 3/2 mr²। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? ये रहा बिल्कुल सामने, ये गलत, 4/3 भी नहीं होगा, 5/2 भी नहीं होगा, दैट विल बी 3/2 mr²। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना आता है तब आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट हो कि इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता है। तो जी यहाँ पर मैं कैसे आया, पहले मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ की, फिर उसके बाद मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ की, तो इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है। आगे मूव करते हैं। तो कुछ फोर्सेस का सीन है, देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। सस्पेंशन, टेंशन, इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन। तो देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, आपके पास एक ब्लॉक है, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक का टेंशन T1, एक का टेंशन T2 गिवन है आपको। विद द हेल्प ऑफ टू लेड स्ट्रिंग एज शोन फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन T1/T2। T1/T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है देख लेते हैं। मास है आपके पास, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ टेंशन T1। T2 का इस तरफ का कंपोनेंट कितना आएगा T2 cos 60, एंड T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos 30। और मुझे ये पता सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों कंपोनेंट शुड भी इक्वल होने चाहिए। देन आई कैन से T1 cos 30 विल बी इक्वल टू T2 cos 60, बिल्कुल। और मुझे रेशियो किसका फाइंड करना है T1/T2 का, तो T1/T2 किसके बराबर हुआ cos 60/cos 30। T1/T2 cos 60 यानी sin 30, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2। cos 30 यानी sin 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल एंड योर आंसर इज़ 1/√3। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है हमारे पास? ये रहा ऑप्शन नंबर C, √3, 1/3, 3, सब के सब गलत। 1/√3 के साथ आप जा सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यार ऐसा क्वेश्चन अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो शिफ्ट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया था। देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। लुक, आपके पास एक डिस्क है, रेडियस 2 मीटर, मास m गिवन है आपको। इज हिंज्ड कीपिंग एक्सिस, ठीक है। फोर्स आपके पास है, एल्फा आपके पास है। आपको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाओगे तो अगर आपको याद हो, जब कभी सिस्टम में आपके पास ऐसे कोई रोटेटिंग बॉडी हो और नीचे फोर्स लग रहा हो, तो एक फॉर्मूला टॉर्क का ये लगा सकते हो आप, एक फॉर्मूला आपके पास ये भी होता है। अगर मैं दोनों को इक्वल रखूं
आर एफ विल बी इक्वल टू आई अल्फ़ा। आर एफ, आर यहाँ पे कितना डिस्टेंस की मैंने आपको 2 मीटर, एफ आपके पास 10, टॉर्क और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है इसलिए मैंने टॉर्क को जस्ट आर एफ पुट कर दिया। आई आपको फाइंड करना है, एल्फा आपके पास कितना की मैंने 2, 2 से 2 कैंसिल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आया 10 kg मीटर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1 में। सिंपल क्वेश्चन था, स्वीट सा क्वेश्चन था, जस्ट टॉर्क का फॉर्मूला लगाना था, टॉर्क कंपेयर करना था दोनों का, आई अल्फा लगा के भी और आर एफ लगा कर भी। जस्ट नाउ अनदर क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिगर शोज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, ओके। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। B और A कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है इसी डायग्राम में, ये आपका पॉइंट C, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, और आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, C से B की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे पता है दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, मुझे फाइंड करना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और आंसर जो है आपका V की फॉर्म में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, देखिए जितना पोटेंशियल A पर होगा सेम टू सेम C पर भी होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A और C का पोटेंशियल सेम है, तो A पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करूँगा मैं दो केसेस में। सबसे पहला केस, दोनों प्लेट्स के बीच की बात करता हूँ। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है कितना है V, तो यहाँ लगाओगे आपके पास इक्वल्स टू V, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी इनके बीच में E लिख दो आप, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट C और पॉइंट B। मुझे ये पता है VA VC के बराबर है, तो मैं C और B का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँगा, वो A और B के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी E, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसको एज्यूम करता हूँ V'। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रहता है कांस्टेंट हर पॉइंट पर, और उसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। अब आप कुछ मत करो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, V' डिवाइड बाई V विल बी इक्वल टू E4 डिवाइड बाई E10, E से ही कैंसिल, 4/10 यानी 2/5 टाइम्स ऑफ V। क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है कहीं 2V/5, ऑप्शन नंबर A। यहाँ V/2 था, यहाँ 3V/5, यहाँ V/5, तो आपका ये आंसर आ गया। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपके पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है आपको, और साथ ही कुछ यूनिट्स गिवन है। आपको फाइंड करना है कौन सी यूनिट किसकी है, फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इजी वाला टास्क उठाता हूँ, लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का फॉर्मूला मुझे पता है, Q इक्वल टू MLF, LF विल बी इक्वल टू Q/M। Q यहाँ पर जूल डिवाइड बाय kg, यानी जूल पर kg आपके पास लेटेंट हीट का यूनिट होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में। और C और थर्ड का डी ऑप्शन कहाँ गिवन है आपके पास,
यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसमें फर्स्ट का भी सेम है, बचा क्या सेकंड और फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ में से एक फाइंड आउट करते हैं, हमारा काम हो गया। तो मैं फाइंड करूँगा थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट इनटू में एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। कुछ ऐसा सीन होता था। तो सभी वैल्यूज़ की यूनिट को इंसर्ट करवाते हैं। एनर्जी अपॉन में टाइम है एक तरीके का, तो आप इसको वॉट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वॉट ऑप्शन में है। के यहाँ पर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ए मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर में चेंज यानी केल्विन, डिवाइड बाय मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर गया, तो आपके पास के की जो वैल्यू आई दैट इज़ वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या ऐसा ऑप्शन है? ये रहा। तो आपके पास फोर्थ का आना चाहिए सी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ योर आंसर। तो ऐसे यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो, आपका काम हो गया। तो चलिए आगे क्या गिवन है आपको। इन सिस्टम मेजरमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q, permeability mu naught, electric current I are considered as fundamental quantity. The dimension of linear momentum will be, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फाइंड आउट करना है इन फॉर्म ऑफ, यानी लीनियर मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला फाइंड करना है, Q म्यू नॉट I। तो फाइंड आउट कर देते हैं। देखो तो तरीके कई हैं, हम कौन सा तरीका लगाएंगे। देखो आपके पास चार्ज है Q, आपके पास परमेबिलिटी है म्यू नॉट, आपके पास करंट है I, ठीक है, और मुझे चाहिए P का कोई फॉर्मूला जिसमें Q भी आए, म्यू नॉट भी आए, I भी आए। तो एक तरीका तो आपके पास यही है जो आप लोग करते आ रहे हो। आप कुछ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से, डिपेंडेंसी आपको गिवन होती थी यूनिट्स की, तो आप वहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करते थे। एक प्रोसेस ये है, और दूसरा प्रोसेस मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैं पहले Q की डायमेंशन लिख दूँ, म्यू नॉट की डायमेंशन लिख दूँ, करंट की डायमेंशन लिख दूँ, और उन्हीं डायमेंशन से मैं चेक करके देखूँ कौन सा ऑप्शन अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली मोमेंटम की यूनिट्स देगा, यानी मोमेंटम की डायमेंशन देगा। तो वो मुझे ज़्यादा बेटर अप्रोच लगा इससे। अगर मैं Q का डायमेंशन लिखूँ, Q आपके पास चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर इंटू टाइम, A1 T1, I का A1, ओके। अगर म्यू नोट की बात करें, म्यू नोट की अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कहाँ से करोगे? आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नोट I अपॉन में 2R। तो म्यू नोट की जो यूनिट बनती है, सॉरी म्यू नोट का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी B अपॉन में I, ओके। अब बात आती है B की, कि B की यूनिट क्या होगी। B की यूनिट आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके भी कई तरीके हैं आपके पास। आप R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी यूज़ कर लो। B का आपके पास फॉर्मूला आएगा एम वी अपॉन में क्यू आर। तो सभी को इंसर्ट करवा दूँ, एम वी डिवाइड बाई क्यू आर इंटू में I। सभी की डायमेंशंस को पुट करो। मास की M1, वेलोसिटी की L1 T-1, चार्ज A1 T1, R L1, और करंट अपने आप में A1। L1 L1 कैंसिल, तो म्यू नोट की डायमेंशन आपके पास ऑब्टेन हो रही है यहाँ पर M1, L1 नहीं आएगा, T-2 और एम्पियर -2। तीनों डायमेंशन आपके पास है और आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं चेक करूं, Q का स्क्वायर, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है। मास इनटू वेलोसिटी दैट विल बी M1 L1 T-1। आपके पास कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। ऐसे आंसर आने का मतलब आपके पास जितने भी एम्पियर हैं वो सब कैंसिल आउट होने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ना, यहाँ A1, यहाँ A1, यहाँ A-2। मतलब अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई में करूँ तो मेरे पास एम्पियर कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, मैं एक बार सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ सबसे पहले, जो कि मुझे साफ साफ थोड़ा सा हिंट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सभी को सेपरेट कर दूँ तो मेरे पास L1 नहीं आ रहा ना, शायद हमने कहीं L1 को यहाँ मिस कर दिया होगा। आपके पास सॉरी यहाँ भी आपके पास डिस्टेंस आता है, तो यहाँ भी आपके पास एक डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ आपके पास एक L1 भी आना चाहिए फॉर्मूला में। ओके, तो अगर इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, A1 T1, I की वैल्यू A1 और म्यू नोट की वैल्यू M1 L1 T-2 A-2, A1 A1 A स्क्र A-2 कैंसिल, T1 यहाँ बचेगा T-1, तो आपके पास आंसर आया ये। तो ये तुम लोग डायरेक्ट दे सकते हो। सबसे पहले आपको या तो इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करोगे या फिर इसको सॉल्व करोगे, तो ये अप्रोच मुझे ज़्यादा ठीक लगी। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस, सेम टू सेम क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा। तो यार ये दो स्टेटमेंट तो मेरे को देखते पता लग गए हमारे काम के है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन था PV गामा इक्वल्स टू K, और टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी TV नहीं होता, उसमें भी कुछ गामा का सीन रहता है। तो ये ऑप्शन दोनों कैंसिल, यानी थर्ड और फोर्थ वाले जितने भी ऑप्शन है वो आप हटा सकते हो। फोर्थ वाला गया, ये थर्ड वाला गया, बचे कौन से ऑप्शन नंबर 2 और फोर्थ। अब देख लेते हैं इनमें से क्या सीन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो, नहीं, इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो नहीं होता, तो आपका ये भी गलत। बचा सेकंड और फिफ्थ, तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ आ रहा है ये, तो आपके पास एक ही स्टेटमेंट बचा कि सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड एंड फिफ्थ देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का माइनस, बिल्कुल सही बात है, वर्क डन इसी के बराबर होता है। और फिफ्थ केस में क्या है, वर्क डन इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही, टेम्परेचर में चेंज वर्क डन के बराबर होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि इक्वेशन आपका सेकंड स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट नंबर 5 दोनों करेक्ट हैं, एंड देन सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, थियोरेटिकल था, एडियाबैटिक था। चलिए आगे आपको क्या गिवन है देखते हैं। अ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग, साउंड एंड वेव्स का क्वेश्चन है। आपको वेवलेंथ गिवन है, आपको एम्पलीट्यूड गिवन है। एट टाइम t इक्वल टू 0 देयर इज ए क्रेस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी टाइम की स्टार्टिंग में जो आपके पास x इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट है, वहाँ पर आपके पास क्रेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्रेस्ट आ रहा है और वेव आगे की तरफ बढ़ेगी। तो एक चीज़ मुझे वेरी क्लियर है कि जब कभी भी कुछ इस तरह का सीन रहता है कि आपके पास x इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड हाइयर आए, इट मीन्स जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कोस फॉर्म में बनेगी, उसमें साइन नहीं आना चाहिए। तो साइन वाला ऑप्शन गलत, बचे कोस की। कोस वाले में एम्पलीट्यूड 2 है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड 2 आ रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 आ रहा है। अब बचा क्या, इसमें प्लस का साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है। वो हमें कहाँ से पता लगता है, वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में। अभी देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 इन 0.3 सेकेंड एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका मोशन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में उसका मोशन है। इट मीन्स द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। और जब आपके पास वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती जाएगी, उस टाइम आप लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। माइनस का साइन है, कोस है, ये गलत हो जाएगा। सॉल्व करने की नीड नहीं थी, कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करते और आपके पास आंसर क्रिस्टल क्लियर आ जाता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें। ओके, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज a0 बाई x। तो पहले एक बार लिथियम की बोहर ऑर्बिट की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले बोहर ऑर्बिट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड। ओके, तो लिथियम के केस में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिथियम में रेडियस ऑफ फर्स्ट ओवर ऑर्बिट यानी n इक्वल टू 1 है और z इक्वल्स टू 3 है। तो इसका जो रेडियस आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट जो कि एक फिक्स होता है इंटू एन स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, इतना मुझे पता है। वेयर ए नोट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी ए नोट बाय एक्स, और ए नोट आपको गिवन है कि हाइड्रोजन के केस का जो पहला ऑर्बिट होगा, हाइड्रोजन के केस पर ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आती है, वही कांस्टेंट एन स्क्वायर बाई जेड यानी 1 बाई 1, और इसकी वैल्यू उसने कहा ए नोट है, तो यानी ए नोट और ये ए नोट दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्टली 3। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्टली 3 फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है, अगर किसी को नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रम। 0.53 एंगस्ट्रम आप पुट करो, पहले आप लिथियम का फाइंड करो, फिर हाइड्रोजन पर अप्लाई करो, दोनों का रेशो फाइंड कर लो या कंपेयर कर लो, आपके पास जो वैल्यू आएगी x की दैट विल बी इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, the length of a string is 104 meter when the tension in it is 5 Newton. The length become 1.56 when the tension in it is 7 Newton. Find the natural length of string. और शायद इसमें करेक्शन ये होनी चाहिए कि यहाँ स्ट्रिंग की जगह आई थिंक स्प्रिंग होना चाहिए, यहाँ भी स्प्रिंग होगा, और बस यहाँ स्प्रिंग होना चाहिए। स्प्रिंग के केस की बात हो रही है कि सपोज करो आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जब उस पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था उस टाइम उसकी टोटल लेंथ बनी 104। ओके, और जब उस पे टेंशन को आपने 7 न्यूटन कर दिया, जब इसी में आपने 7 न्यूटन टेंशन किया तो इसकी टोटल लेंथ आपके पास क्या बनी, 1.56 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना था। नेचुरल लेंथ फाइंड आउट करना है, कर देते हैं। देखो, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला अगर याद हो, F इज इक्वल्स टू के एक्स, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी फॉर्मूला को दोनों केसेस में अप्लाई करते हैं। देख लो, इस केस में अप्लाई करूँ, फोर्स आपके पास कितना है 5 न्यूटन इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं पता इनिशियल लेंथ कितनी थी, बट मुझे ये पता है फाइनल लेंथ कितनी है 104। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, मैं इनिशियल लेंथ को L एज्यूम करता हूँ, तो ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला। सेम टू सेम यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जब अप्लाई करोगे तो फोर्स 7 न्यूटन इक्वल टू के, फाइनल लेंथ कितनी है आपके पास 1.56 मीटर, और यहाँ 104 और 1.56, शायद यहाँ कुछ करेक्शन होगी, या तो 156 होगा या यहाँ पे 1.04 होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे अगर कुछ लोचा है तो। माइनस इनिशियल लेंथ, इक्वेशन नंबर 2, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 1.04 होगा, ये 1.56 होना चाहिए। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, 7 डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू के 1.56 माइनस एल डिवाइड बाई के 1.04 माइनस एल। ओके, के से के कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को,
7 into 1.04 minus L will be equal to 5 into 1.56 minus L. ठीक है, 104 1.04 इंटू 7, 1.04 इंटू 7 करोगे कितना आएगा आपके पास? 7.28 minus 7L will be equal to what? 1.56 इंटू 5. आपके पास इसका आंसर आना चाहिए 1.56. 1.56 1560 will be divided by 2, that will be equal to 780 minus 5L यानी 7.8. और फर्दर आप इसको सोल्व करो, 7L इस तरफ आएगा माइनस, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी? क्या ये वैल्यूज़ करेक्ट है क्या? 1.04 एंड 1.56. ये शायद यहाँ पे 1.4 होना चाहिए. अगर 1.4 होगा तो आपके पास इसका आंसर आएगा 9.8. 9.8 करोगे, 9.8 minus 7.8 will be equal to 2. 2 will be equal to 7L minus 5L 2L. तब आपके पास L की वैल्यू आएगी 1 मीटर, और शायद तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए. यहाँ पे 1.04 की जगह जस्ट 1.4 मीटर होगा और यहाँ पे 1.56 मीटर. तो कुछ स्प्रिंग का क्वेश्चन था. क्वेश्चन में काफ़ी एरर्स थे, अगर उन एरर्स को हटाओगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पर जाते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास इतने थे आज की. और अगर मैं बात करूं इन सभी क्वेश्चंस के लेवल की, क्या क्या सीन रहा, क्या कुछ था, तो देखो शिफ्ट 1 में जो जो टॉपिक्स आए थे सेम टू सेम वही रिपीट हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया है. वहाँ भी एडियाबैटिक आया था, यहाँ भी एडियाबैटिक आया, वहाँ भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन थे, यहाँ भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन है. सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया. यहाँ भी अगर लेवल की बात करें तो काफ़ी हद तक ईजी ही था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे. 2-4 तो होते ही हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस थे. इजी लेवल था और सब के सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे. हो सकता है क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत एरर हो और जिस वजह से आंसर सही ना आ रहा हो, बट जब हमारे पास एनटीए के वेरीफाइड क्वेश्चंस आएंगे तब हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे इनके सॉल्यूशंस की. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.